हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। हम आपको हिंदुस्तान के उस राज्य में लेकर चल रहे हैं जिस राज्य ने पूरी दुनिया को शून्य के बारे में बताया, जिसने पूरी दुनिया को गणतंत्र के बारे में बताया। सुना है गरीबी की भट्ठी में पककर ही महान लोग बनते हैं। इस राज्य ने कई महान चेहरे इस देश को दिए। क्या आपको पता है कि देश के सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी इसी राज्य से आते हैं? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माता सीता का मायका, गौतम बुद्ध की दीक्षा नगरी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की। तो देर किस बात की है, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और हम निकलते हैं बिहार के शानदार सफर पर। आपने नाम तो सुना ही होगा मगध साम्राज्य का। प्राचीन काल में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी, जिसे हम पटना कहते हैं, वह प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती थी। दोस्तों, बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत का। यहाँ मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, इन शासकों के साथ साथ बिहार में मुगलों ने भी लंबे समय तक शासन किया। बिहार की सीमाएं उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड की सीमाओं से घिरी हुई है। बिहार के नामकरण के बारे में ऐसी मान्यता है कि बिहार का नाम बौद्ध विहार के विहार शब्द से ही बिहार की उत्पत्ति हुई है। बाद में इसे बिहार के नाम से जाना जाने लगा। बिहार वह राज्य है जो भारत के इतिहास में धार्मिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक और राजनीतिक सभी प्रकार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्या आपको मालूम है कि बिहार में भारत ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई जोन है। अगर हम प्रशासनिक सेवाओं की बात करें तो देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस बिहार से ही आते हैं। बिहार के विद्यार्थियों में गणित को लेकर एक विशेष रुचि होती है। बिहार की एक विशेषता यह भी है कि गरीब होने के बावजूद भी बिहार का कोई मजदूर इतना मजबूर नहीं होता कि उसे आत्महत्या करनी पड़े। अगर हम गणतंत्र की बात करें और ऐतिहासिक साक्ष्यों को प्रमाण माने तो बिहार के वैशाली में ही गणतंत्र की पहली बेल उगी थी। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में गणतंत्र की आधारशिला वैशाली ही मानी जाती है। क्या आपको यह बात मालूम है कि पुराने समय में बिहार में संसदीय प्रणाली विद्यमान थी? बिहारी संस्कृति के बारे में अगर बात करें तो प्राचीन काल से ही बिहार की संस्कृति बहुआयामी और समृद्धि रही है। यहाँ भोजपुरी, मैथिली, मगही एवं अंग संस्कृतियों का मिश्रण है। यहाँ गांवों तथा नगरों की अपनी सांस्कृतिक मान्यताएं रूढ़िवादी किस्म की हैं। यहाँ का समाज ज्यादातर पुरुष प्रधान समाज है। बिहार या बिहारी बच्चे माता पिता के श्रवण कुमार होते हैं। हिंदू और मुस्लिम भी यहाँ आपसी सहिष्णुता से रहते हैं। विवाह को अगर छोड़ दें तो सामाजिक एवं पारिवारिक मूल्य लगभग एक समान ही होते हैं। जैन एवं बौद्ध धर्म की जन्मस्थली होने के बावजूद भी यहाँ जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी कम संख्या में रहते हैं, जबकि पटना सहित अन्य शहरों में सिख धर्मावलंबी अच्छी संख्या में रहते हैं। अगर हम बिहार के प्रमुख पर्वों की चर्चा करें तो यहाँ छठ, होली, दिवाली, दशहरा, रामनवमी, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, मुहर्रम, ईद और क्रिसमस धूमधाम से मनाए जाते हैं। और गुरु गोविंद सिंह की जयंती भी यहाँ विशेष उत्साह के साथ मनाई जाती है। शादी विवाह के दौरान यहाँ प्रदेश की सांस्कृतिक प्रचुरता स्पष्टता देखने को मिलती है।
जातिगत आग्रह के कारण 100% शादियां माता पिता या रिश्तेदारों की इच्छा के अनुसार ही होती हैं। शादी बारात के जश्न की सीमा सामुदायिक तथा उनकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। शादी विवाह में लोकगीतों के गायन की परंपरा लगभग सभी समुदायों में है। शादी में शहनाई का एक खास महत्व है। आपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम सुना ही होगा, जिनका जन्म बिहार में ही हुआ था और उन्होंने शहनाई को जिन बुलंदियों पर पहुंचाया यह सभी को पता है। बिहार अपने खान पान संबंधी विविधताओं के लिए भी प्रसिद्ध है। सत्तू, चूड़ा दही, लिट्टी चोखा और स्थानीय व्यंजन यहाँ के लोगों की कमजोरी है। लहसुन की चटनी यहाँ बड़े चाव से खाई जाती है। आपको पता होगा, जब एक बार लालू यादव भारत के रेल मंत्री थे तो उन्होंने भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भी लिट्टी चोखा की व्यवस्था करवा दी थी। यहाँ के लोग मूलतः नाश्ता में चूड़ा दही या पूड़ी जलेबी खाना पसंद करते हैं। दिन में दाल चावल का सेवन और रात में सब्जी रोटी आमतौर पर खाई जाती है। जातिवाद। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं। बिहार में जातिवाद अपने आप में एक बड़ा संकट रहा है। राजनीति और आम जीवन पर इसका अभिन्न प्रभाव देखने को मिलता है। वर्तमान में यह बात अलग है कि जातिगत समस्या कम देखने को मिलती है, किंतु चुनाव जैसे ही आते हैं तो जातिगत समीकरण एवं जोड़ तोड़ हर जगह देखने को मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में इसका विराट रूप देखने को मिला है। जातिवाद के इस दौर में बिहार में उपनाम बदलना एक खास ट्रेंड हो गया है। जाति स्पष्ट ना हो इसलिए लोगों ने अपने तथा अपने बच्चों के उपनाम बदलकर संस्कृत के उपनाम लिखना शुरू कर दिया है। वास्तविक उपनाम जैसे यादव, शर्मा, मिश्रा, वर्मा, सिन्हा, श्रीवास्तव आदि को बदलकर अमूमन प्रकाश, सुमन, प्रभाकर, रंजन, भारती और ज्यादातर कुमार लिखना पसंद करते हैं। बिहार के गांवों तथा कस्बों में फिल्मों की लोकप्रियता बहुत अधिक है। हिंदी फिल्मों के संगीत बहुत पसंद किए जाते हैं। भोजपुरी गानों पर ठुमके तो पूरे भारत में ही प्रसिद्ध हैं। पूरे भारत ही क्यों, पूरे विश्व में भोजपुरी गानों को पसंद किया जाता है। यहाँ मैथिली तथा भोजपुरी सिनेमा भी बहुत लोकप्रिय है। पलायन बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या रही है। काम की तलाश में बिहार के मजदूरों का पलायन का एक लंबा इतिहास रहा है। इससे निजात पाने के लिए काफी प्रयास किए गए, पर कभी भी वो प्रयास कारगर नहीं साबित हुए। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर काफी चर्चा होती है। चुनाव के समय नेता जनता को लुभाने के लिए ऐसे मुद्दों का भरपूर प्रयोग करते हैं, किंतु पलायन को लेकर बिहार शुरुआत से ही बदनाम रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच करीब 93 लाख बिहारी मजदूरों ने बिहार से पलायन किया। पलायन करने वालों की कुल आबादी, मतलब भारत में कुल पलायन का लगभग 13% बिहारी मजदूर जो बिहार छोड़कर काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं, या दूसरे शब्दों में कहूं तो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार ही ऐसा दूसरा राज्य है जहां पलायन की दर सर्वाधिक है। यह लगभग 13% के बराबर है। बिहार में 2 राजकीय भाषाएं हैं, हिंदी और उर्दू। इसके अलावा मैथिली भी 8वीं अनुसूची में शामिल है। राजकीय भाषाओं में हिंदी को प्रथम दर्जा दिया गया है और उर्दू दूसरे नंबर पर है। बिहार में भोजपुरी, मगही, अंगिका, वज्जिका एवं अन्य भाषाएं मुख्य रूप से बोली जाती हैं। अगर तीर्थ स्थलों की बात करें तो बिहार में हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, जैन एवं सिख
धर्मावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। जैसे हिंदुओं के लिए गया, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए बोध गया, राजगीर एवं वैशाली, मुसलमानों के लिए फुलवारी शरीफ एवं मनेर, जैन धर्मावलंबियों के लिए पावापुरी एवं सिखों के लिए पटना साहिब। यह स्थान न सिर्फ दर्शनीय है बल्कि अत्यंत मनोरम एवं भ्रमण करने योग्य भी हैं। बोध गया में घूमने लायक जगहें जैसे बोधि वृक्ष, थाई मठ, महाबोधि मंदिर, रॉयल भूटानी मठ, जापानी मंदिर एवं बुद्ध की ऊंची प्रतिमा है। पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान, तख्त पटना साहिब, इको पार्क, पटना संग्रहालय, बुद्धा पार्क, महावीर मंदिर, वाटर पार्क एवं श्री कृष्णा विज्ञान केंद्र है। अगर हम नालंदा के भ्रमणीय स्थलों की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर, शिव मंदिर, वेनस्वांग मेमोरियल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुरातत्व संग्रहालय, कला बुद्ध मंदिर, कारगिल पार्क और दिगंबर जैन मंदिर कुंडलपुर प्रसिद्ध हैं। अगर हम वैशाली के दर्शनीय स्थलों की बात करें तो अशोक स्तंभ, रामकुंड, चौमुखी महादेव, शांति स्तूप, बौद्ध स्तूप, किले, बौवन पोखर मंदिर एवं अभिषेक पुष्करणी प्रमुख हैं। मुजफ्फरनगर में लीची के बाग, श्री राम मंदिर, रामचंद्र शाही संग्रहालय, चतुर्भुज मंदिर, खुदीराम बोस मेमोरियल एवं जुब्बा साहनी पार्क प्रमुख है। भागलपुर में मंदार हिल, विक्रमशिला एवं डॉल्फिन अभयारण्य प्रमुख है। अगर हम राजगीर की बात करें तो राजगीर में विश्व शांति स्तूप, विष्णुवन राजगीर, पांडु पोखर, सोन भंडार, घोरा कटोरा एवं विरायतन संग्रहालय प्रमुख हैं। अगर हम हाजीपुर की बात करें तो हाजीपुर में पातालेश्वर मंदिर, वैशाली महोत्सव, महात्मा गांधी सेतु, नेपाली मंदिर और सोनेपुर मेला काफी प्रसिद्ध हैं। सीतामढ़ी के प्रमुख आकर्षण जैसे माता जानकी का जन्म स्थान, उर्विजा कुंड, बगही धाम एवं हलेश्वर स्थान काफी आकर्षण के केंद्र हैं। अगर हम बिहार की बात करें और साहित्य की बात न करें तो बिहार का महिमा मंडन अधूरा रह जाता है। साहित्य के क्षेत्र में महान योगदान देने वालों में बाणभट्ट, विष्णु शर्मा, आचार्य चाणक्य, अश्वघोष, आर्यभट्ट, वात्सायन एवं विद्यापति का नाम काफी सम्मान से लिया जाता है। आपको तो यह बात मालूम ही होगी कि विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की, आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र की, वात्सायन ने कामसूत्र की। इनकी रचनाएं न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। अगर कुछ अन्य रचनाकारों के ऊपर प्रकाश डालें तो फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, बाबा नागार्जुन एवं देवकी नंदन खत्री का नाम भी काफी सम्मान से लिया जाता है। आपको यह भी मालूम होगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी की दिग्विजयी रचनाएं जैसे उर्वशी, रश्मिरस्थी, परशुराम की प्रतिज्ञा हैं। देवकी नंदन खत्री जी का चंद्रकांता उपन्यास कौन भूल सकता है। साहित्य के क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केदारनाथ मिश्र, शिवसागर मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी, वाचस्पति मिश्रा इत्यादि का नाम काफी सम्मान के साथ लिया जाता है। अगर आप साहित्य के क्षेत्र में ABCD भी जानते होंगे तो इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। बिहार के प्रमुख खनिजों की बात करें तो मैग्नीज, कोयला, चूना पत्थर, गंधक, सीसा, बॉक्साइट, बेरिलियम, टिन, चीनी मिट्टी, डोलामाइट ऐसी मान्यता है, संभावना है कि पूर्णिया एवं कटिहार में पेट्रोलियम के भी बड़े भंडार उपस्थित हैं। खाद्यान्न में धान, मक्का, गेहूं, जौ, रागी, बाजरा,
चना, आलू, सरसों और अरहर प्रमुख खाद्यान्न माने जा सकते हैं। खेसारी भी यहाँ की एक महत्वपूर्ण फसल है। शायद आपको जान के आश्चर्य होगा कि खेसारी फसल का नाम है। ज्यादातर लोग यह जानते हैं कि खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी सिनेमा के एक मशहूर कलाकार हैं, तो उनका नाम भी एक फसल के नाम से ही आया हुआ है। बिहार का नाम खराब करने में बिहार में हुए कुछ कुख्यात नरसंहारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम बात कर रहे हैं पटना जिला के बेलछी गांव की। 1977 में एक खास पिछड़ी जाति के लोगों ने 14 दलित समुदाय के लोगों की हत्या कर दी थी। उस वक्त सत्ता से बेदखल इंदिरा गांधी हाथी पर बैठकर बाढ़ से घिरे इस गांव पहुंची थी। दूसरे नंबर पर है बारा नरसंहार। गया जिला के बारा गांव में सन 1992 में माओवादियों ने अगड़ी जाति के 35 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी थी। बथानी टोला नरसंहार, इसे तीसरे नंबर पर हम लेते हैं। 1996 में भोजपुर के बथानी टोला गांव में दलित, मुस्लिम और पिछड़ी जाति के 22 लोगों की हत्या कर दी गई थी। ऐसा माना जाता है कि इसे बारा नरसंहार का बदला लेने के लिए किया गया था। अगर बिहार के नरसंहार कांडों की बात करें तो लक्ष्मणपुर बाथे का नाम सबसे नृशंस हत्याकांडों में लिया जाता है। इस हत्याकांड में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया था। 30 नवंबर 1997 की रात रणबीर सेना ने 58 लोगों की हत्या कर दी थी। शंकर बिगहा नरसंहार 25 जनवरी 1999 को जहानाबाद के शंकर बिगहा गांव में 22 दलित समुदाय के लोगों की हत्या कर दी गई थी। सेनारी नरसंहार 18 मार्च 1999 की रात जहानाबाद के सेनारी गांव में अगड़ी जाति के 34 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। बिहार राज्य हमेशा से ही प्राकृतिक आपदाओं से भी घिरा रहा है। बाढ़, सूखा, आग, हीट वेव, कोल्ड वेव, हाई विंड और साइक्लोन ऐसी आपदाएं हर साल किसी न किसी रूप में बिहार एवं बिहार की जनता को प्रभावित करती हैं। बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित प्रदेश है। अगर हम बिहार की ही बात करें तो बिहार की लगभग 76% जनता किसी न किसी रूप से बाढ़ से प्रभावित होती है। बिहार पूरी भारत की आबादी जो बाढ़ से प्रभावित होती है कि लगभग 22% आबादी बिहार में ही निवास करती है। बिहार में बाढ़ लाने वाली अगर मुख्य नदियों की बात करें तो इनके नाम है कोसी, महानंदा, बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक। कोसी को बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। तराई और मैदानी इलाका होने के कारण हिमालय या नेपाल से निकलने वाली नदियां जब पहाड़ी से मैदानी इलाके में आती हैं तो मैदानी इलाका होने के कारण जल प्रवाह स्थानीय गांवों में फैल जाता है और एक बड़ी भयंकर स्थिति निर्मित होती है। लोगों को गांव छोड़कर भागना पड़ता है। ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि कई कई दिन, यहां तक कि महीनों तक लोग बाढ़ से घिरे रह जाते हैं। खान पान की सुविधा के लिए लोगों को सरकार पर निर्भर होना पड़ता है। अभी तक हमने बिहार के बारे में कई बातें की। अब कुछ बिहार के बारे में बड़ी खूबसूरत बातें देखते हैं। जैसे जो मुझे बिहारियों में जो सबसे अच्छी चीज लगती है, तो बिहार में रहने वाले लोग या बिहारी मैं की जगह हम का प्रयोग करते हैं, जो उन्हें एक बड़ी अनोखी पहचान देता है। बिहारियों में अखबार पढ़ने की एक बड़ी खूबसूरत आदत होती है। बिहारी हर सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। बिहार में रहने वाले लगभग सभी से अच्छा संबंध रखने का प्रयास करते हैं, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं और ओवर रिएक्ट करने से बचते हैं। हमेशा ज्ञान बढ़ाने के प्रयास में लगे रहते हैं। सीमित संसाधनों में भी अधिकारी बनने का जज्बा रखते हैं। बिहारी हमेशा सोच समझकर फैसले लेते हैं। हर मुद्दे पर मनन करने के बाद ही रिएक्ट करते हैं। मजाक तो करते हैं, पर मजाक करने के साथ साथ मजाक सहने की भी क्षमता रखते हैं।
ट्रेनों के साथ बिहारियों का बड़ा गहरा संबंध है। दोस्तों, ये थी बिहार और बिहारियों के बारे में महत्वपूर्ण बातें। आपको हमारा प्रेजेंटेशन कैसा लगा? हमारी टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए आप अपने विचार हमें जरूर भेजें। दोस्तों, हमारी टीम आने वाले एपिसोड्स में आपके लिए ऐसे मुद्दे लेकर आएगी, ऐसे सवाल लेकर आएगी जो सवाल आपको परेशान तो करते हैं, पर वह सवाल आप किसी से या तो पूछ नहीं पाते या तो उन सवालों के जवाब देने के लिए आपके पास कोई उपयुक्त या योग्य व्यक्ति नहीं होता। हम प्रयास करेंगे उन सवालों को आसान तरीके से आपको समझा सकें और आपकी जिज्ञासा शांत कर सकें। आने वाले समय में हम आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। आज के एपिसोड के अंत में दोस्तों, आज का शुभ वाक्य, जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत कीजिए। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत कीजिए, खुद अच्छे बन जाइए। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत कीजिए, खुद अच्छे बन जाइए। शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। दोस्तों, हमें आशा है आपको हमारा काम अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी ऐसे ही लाभदायक वीडियोस मिलते रहें तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।